नमस्कार। चलिए आज ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक ऐसे क्रांतिकारी बदलाव को समझते हैं जिसने लाखों लोगों के लिए अपने डेटा को ठीक करवाने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। ये कहानी सिर्फ एक सरकारी नियम के बदलने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है नौकरशाही के एक उलझे हुए जाल से निकलकर भरोसे और टेक्नोलॉजी पर आधारित एक स्मार्ट सिस्टम तक पहुंचने की। कभी सोचिए किसी के साथ ऐसा हुआ है कि सरकारी रिकॉर्ड में नाम या जन्म तिथि की एक छोटी सी मामूली सी गलती को सुधरवाने के लिए एक न खत्म होने वाली सरकारी भूल भुलैया में फंसना पड़ा हो। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे शायद कई लोग गुजरे होंगे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। सच तो ये है कि दशकों तक ईपीएफ डेटा में कुछ भी ठीक करवाना एक कुख्यात नौकरशाही भूल भुलैया जैसा ही था। इस पूरी प्रक्रिया में सदस्य अक्सर खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए भी उन्हें न जाने कितने दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो चलिए सबसे पहले उस पुरानी व्यवस्था की गहराई में उतरते हैं। आखिर एक छोटा सा सुधार भी इतना ज्यादा मुश्किल, इतने ज्यादा जटिल क्यों था? इस पूरी मुश्किल की जड़ में था एक नियम, मेजर बनाम माइनर का नियम। इसका मतलब ये था कि पूरी प्रक्रिया इस बात पर निर्भर नहीं करती थी कि सुधार कौन करवा रहा है, बल्कि इस बात पर कि सुधार किस तरह का है। और यकीन मानिए, बस यही एक नियम पूरी प्रक्रिया को उलझा कर रख देता था। अब जरा इस बेतुकेपन को देखिए। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि पुरानी व्यवस्था कितनी मनमानी थी। सोचिए, अगर किसी को अपनी जन्मतिथि में ठीक 3 साल का बदलाव करवाना है तो उसे माइनर बदलाव माना जाता था। 2 दस्तावेज लगते थे और एक जूनियर अधिकारी उसे मंजूरी दे सकता था। लेकिन अगर बदलाव 3 साल और सिर्फ 1 दिन का हो तो वो अचानक मेजर बन जाता था। अब 3 दस्तावेज चाहिए और मामला सीधा एक सीनियर अधिकारी के पास जाएगा। सिर्फ 1 दिन का फर्क और प्रक्रिया कई गुना ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। हर अर्जी पहले एक डीलिंग असिस्टेंट के पास, फिर सेक्शन सुपरवाइजर, फिर अकाउंट्स ऑफिसर के पास जाती थी। और अगर बदलाव मेजर है तो मामला असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर यानी एपीएफसी तक पहुंचता था। सोचिए जरा, इस लंबी और जटिल चेन की वजह से छोटे छोटे सुधारों में भी महीने तो क्या, कभी कभी सालों लग जाते थे। लेकिन फिर आया साल 2025 और ईपीएफओ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरी सोच को ही जड़ से बदल दिया। ये सिर्फ प्रक्रिया का बदलाव नहीं था, बल्कि ये सरकार और नागरिक के बीच भरोसे का एक नया नजरिया था। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसकी कहानी 31 जुलाई 2024 को शुरू हुई, जब एक पुराना खामियों से भरा एसओपी लाया गया। फिर असली मोड़ आया 16 जनवरी 2025 को, जब एक ऐतिहासिक सर्कुलर ने उस पुराने एसओपी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और आखिर में 13 अगस्त 2025 के आधार सरलीकरण सर्कुलर ने इस नए सिस्टम को और भी बेहतर और मजबूत बना दिया। तो वो क्या था? वो एक बड़ा आइडिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फर्क देखिए, पुरानी व्यवस्था का लॉजिक था बदलाव को देखो वो मेजर है या माइनर, जबकि नई व्यवस्था का लॉजिक है सदस्य को देखो उसका डिजिटल भरोसा कितना है। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल उठता है कि ये डिजिटल भरोसा आता कहां से है? जवाब बहुत सीधा है। पूरी की पूरी नई प्रणाली सिर्फ एक चीज पर टिकी है, सदस्य के यूएएन आधार लिंक की वेरिफिकेशन स्थिति। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी का आधार उसके यूएएन से वेरीफाइड है तो सिस्टम उस पर भरोसा करता है, बस। तो इसी नए लॉजिक पर ईपीएफओ ने सभी सदस्यों को 3 सीधी साधी कैटेगरी में बांट दिया है, ए, बी और सी। आइए अब ये समझते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आता है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है कैटेगरी ए, जिन्हें हम हाई ट्रस्ट सदस्य कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद आधार के साथ बना था। इनके लिए ज्यादातर बदलाव सेल्फ अप्रूव्ड हैं, कोई दस्तावेज नहीं चाहिए। फिर आती है कैटेगरी बी यानी मीडियम ट्रस्ट। इनका यूएएन तो पुराना है लेकिन अब आधार से वेरीफाइड है। इन्हें बदलाव के लिए अपने एम्प्लॉयर की मंजूरी और कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। और आखिर में है कैटेगरी सी यानी लो ट्रस्ट। इनका यूएएन आधार वेरीफाइड नहीं है और इन्हें पुरानी लंबी चौड़ी ईपीएफओ अप्रूवल प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता है। तो ठीक है, ये कैटेगरी तो बन गई, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? जमीन पर यह सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए अब इसके नियमों को समझते हैं। ये सिस्टम बहुत ही स्मार्ट तरीके से लोगों को डिजिटल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। दस्तावेज जमा करने के लिए 012 का एक आसान नियम है। कैटेगरी ए के सदस्यों को कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, यानी कि 0। अगर कोई डिजी लॉकर जैसे भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म से दस्तावेज अपलोड करता है तो सिर्फ 1 दस्तावेज काफी है। और अगर कोई मैनुअल पीडीएफ अपलोड करता है तो कम से कम 2 दस्तावेज लगेंगे। ये लोगों को सुरक्षित डिजिटल तरीके अपनाने के लिए बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। इस एक सुधार ने सिस्टम में शामिल हर किसी का रोल ही बदल कर रख दिया है। सोचिए, जो सदस्य पहले सिर्फ एक अर्जी देने वाला था, अब वो एक सशक्त सेल्फ सर्विस यूजर बन गया है। जो एम्प्लॉयर पहले एक तरह की प्रशासनिक रुकावट था, अब वो एक वेरीफायर और अप्रूवर की जिम्मेदारी निभा रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव आया है ईपीएफओ के स्टाफ के लिए, जो अब क्लर्क वाला काम करने की बजाय मुश्किल और हाई रिस्क मामलों को संभालने वाले मैनेजर बन गए हैं। तो इन सब सुधारों का जमीनी असर क्या हुआ? जवाब है ये नंबर।
इसका मतलब ये है कि सुधार के 95% तक अर्जियां अब या तो अपने आप हो जाती हैं या एम्प्लॉयर को दे दी जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अभी पीएफओ के विशेषज्ञ अपना कीमती समय और ऊर्जा उन बचे हुए 5% मुश्किल मामलों पर लगा सकते हैं जहां सच में इंसानी दखल की जरूरत है। लेकिन स्पीड और आसानी का मतलब ये नहीं कि सिस्टम असुरक्षित है, बल्कि ये सिस्टम स्मार्ट, सेफ और सबसे बड़ी बात मानवीय भी है। इसमें ऐसे कई सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं जो इसे भरोसेमंद बनाते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है वन एंड डन का नियम। मतलब नाम और जन्मतिथि जैसे जरूरी विवरणों को ठीक करने का सदस्य को सिर्फ एक मौका मिलता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई बार बार डेटा में हेरफेर करके धोखाधड़ी ना कर सके। और शायद सबसे जरूरी बात जो इस सिस्टम को मानवीय बनाती है वो है इसका डिजिटल फर्स्ट होना, डिजिटल ओनली नहीं। मतलब ये कि सिस्टम ये पक्का करता है कि जो लोग डिजिटल प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो पीछे न छूट जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सिस्टम ने उन लोगों के बारे में भी सोचा है जो मुश्किल हालात में हैं। जैसे मृत सदस्यों के मामले में उनके नॉमिनी सुधार के लिए एक फिजिकल फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों की कंपनियां बंद हो चुकी हैं वो किसी बैंक मैनेजर या गेजेटेड ऑफिसर से अपना फॉर्म अटेस्ट करवा सकते हैं। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ईपीएफओ का ये मॉडल सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया का सुधार नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये शासन का एक नया तरीका दिखाता है। और जैसे जैसे हमारे सभी सरकारी सिस्टम डिजिटल भरोसे पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, ये मॉडल हमारे पर्सनल डेटा, हमारी पहचान और एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकारों के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ में अगर कभी किसी को अपना नाम या जन्म तिथि ठीक करवानी पड़ी हो तो उन्हें पता होगा कि ये किसी जंग जीतने से कम नहीं था। बिल्कुल। सालों तक ये एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक जाल था। सरकारी दफ्तरों के इतने चक्कर लगते थे कि लोग खुद को बिल्कुल शक्तिहीन महसूस करते थे। हाँ, कागजी कार्यवाही बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर 16 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर आया जिसने इस पूरे पुरानी बोझिल व्यवस्था को मतलब जड़ से उखाड़ फेंका। और मजे की बात यह है कि उन्होंने पुराने नियमों को सिर्फ बदला नहीं, बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। सर्कुलर में साफ साफ लिखा है इन सुपरसेशन ऑफ, जिसका सीधा मतलब है पुराना सब रद्द, अब से ये नया नियम है। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, 13 अगस्त 2025 को एक और सर्कुलर आया जिसने इस नई सिस्टम को और भी बेहतर बना दिया। हाँ, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो आधार से जुड़ी समस्याओं में फंसे थे। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मिशन साफ है। हम ईपीएफओ के इस नए फ्रेमवर्क की गहराई में उतरेंगे। ये असल में काम कैसे करता है और इसका कर्मचारियों, कंपनियों और खुद ईपीएफओ के लिए क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। मेरे ख्याल से पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी सिरदर्दी थी उसका मेजर बनाम माइनर वाला सिस्टम। हाँ, मतलब नाम में एक अक्षर गलत हो या पूरा नाम, दोनों ही मामलों में एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो मेजर माइनर का वर्गीकरण ही सारी समस्या की जड़ था। 2025 का नया फ्रेमवर्क इसी को खत्म करता है। अच्छा, अब सिस्टम ये नहीं देखता कि क्या बदला जा रहा है, बल्कि ये देखता है कि बदलाव कौन कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बदलाव कौन कर रहा है, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम अब पहचान विश्वास आधारित यानी आइडेंटिटी ट्रस्ट बेस्ड हो गया है। ईपीएफओ अब ये देखता है कि सदस्य की डिजिटल पहचान कितनी मजबूत है, खासतौर पर उनका यूएएन और आधार कैसे और कब जुड़े थे। अच्छा, तो जोखिम का आकलन अब इस बात पर होता है कि ईपीएफओ को आपकी डिजिटल पहचान पर कितना भरोसा है। हम एक लो ट्रस्ट मॉडल से हाई ट्रस्ट मॉडल की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो ये पहचान विश्वास वाला सिस्टम काम कैसे करता है? ईपीएफओ कैसे तय करता है कि किस पर कितना भरोसा करना है? मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ए, बी और सी। बिल्कुल, और यही बंटवारा ही इस पूरे सिस्टम की नींव है। कैटेगरी ए में वो सदस्य हैं जिनका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद आधार का इस्तेमाल करके बना था। ईपीएफओ को इनकी पहचान पर असाधारण रूप से उच्च विश्वास है, क्योंकि इनकी बुनियाद ही डिजिटल वेरिफिकेशन पर रखी गई है। 1 मिनट, यहाँ 1 अक्टूबर 2017 की तारीख ही क्यों? ये कोई खास दिन है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई मनमानी तारीख नहीं है। यही वो तारीख है जब से यूएएन बनाने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया था। ओह अच्छा। इसलिए इस तारीख के बाद बने हर यूएएन की प्रामाणिकता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसीलिए कैटेगरी ए के सदस्यों को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। समझ गई। तो कैटेगरी ए सबसे भरोसेमंद हो गए, और बी और सी कौन है? कैटेगरी बी में वो सदस्य हैं जिनका यूएएन तो 2017 से पहले बना था, लेकिन बाद में उनका नाम, जन्मतिथि और लिंग यूआईडीएआई से सत्यापित हो चुका है। ठीक है, उन पर भरोसा तो है, लेकिन कैटेगरी ए जितना नहीं। और आखिर में आती है कैटेगरी सी, जो सबसे ज्यादा जोखिम वाली मानी जाती है। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें वो सदस्य हैं जिनका यूएएन आधार से सत्यापित ही नहीं है, या फिर मृतक सदस्य
जिनके मामलों में ज्यादा जांच की जरूरत पड़ती है। तो ये A, B और C कैटेगराइजेशन का सीधा असर इस बात पर पड़ता होगा कि आखिर अर्जी को मंजूर कौन करेगा। पहले तो हर छोटी चीज EPFO अफसर के पास जाती थी, अब इसमें क्या बदलाव आया है? यही तो इस सिस्टम की सबसे क्रांतिकारी बात है। बताइए। बिना किसी दस्तावेज के, बिना अपने एम्प्लॉयर के पास जाएं। क्या? एक मिनट, मतलब 0 डॉक्यूमेंट्स और 0 एम्प्लॉयर इन्वॉल्वमेंट? जी हाँ, ये तो सुनने में भी यकीन नहीं हो रहा। इसी को शायद वो लोग एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस या EE कह रहे हैं ना? बिल्कुल, ये है असली सशक्तिकरण। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? कैटेगरी बी के लगभग 50% मामलों में अंतिम मंजूरी देने का अधिकार अब नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को दे दिया गया है। मतलब EPFO के अधिकारी इसमें शामिल ही नहीं होते? नहीं होते। वाह, तो इसका मतलब EPFO के कर्मचारियों का काम बहुत कम हो गया होगा? कम नहीं, बल्कि बदल गया है। इसे ऐसे समझिए, पहले EPFO के कर्मचारी एक ट्रैफिक हवलदार की तरह थे जो हर गाड़ी को रोक के कागज चेक कर रहे थे। अब वो एक डिटेक्टिव की तरह हैं जो सिर्फ 5% उच्च जोखिम वाले यानी कैटेगरी सी के मामलों की गहराई से जांच करते हैं। वो अब भारी मात्रा में कम जोखिम वाले लिपकीय काम से आजाद हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और जहां तक मुझे याद है, पहले डॉक्यूमेंट्स को लेके भी बहुत कंफ्यूजन था। माइनर चेंज के लिए 2 डॉक्यूमेंट, मेजर के लिए 3। वो सब अब कैसा है? वो सब खत्म। अब एक बहुत ही साफ 012 दस्तावेज की व्यवस्था है। 012 ये क्या है? टियर 1 यानी 0 दस्तावेज। जैसा हमने बात की, कैटेगरी ए के सेल्फ सर्विस सुधारों के लिए कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, 0। ये तो कमाल है। पर अगर कोई कैटेगरी बी या सी में है और उसे डॉक्यूमेंट देना ही पड़े, तब क्या होगा? उसके लिए टियर 2 और 3 है। और यहां भी सिस्टम आपको डिजिटल होने के लिए एक तरह से इनाम देता है। अच्छा, वो कैसे? टियर 2 है एक दस्तावेज। अगर आप अपना कोई भी जरूरी दस्तावेज डिजिलॉकर के जरिए अपलोड करते हैं तो सिर्फ एक दस्तावेज ही काफी माना जाएगा। और अगर कोई डिजिलॉकर इस्तेमाल नहीं करता तो आता है टियर 3 यानी 2 दस्तावेज। और अगर आप पुराने तरीके से मतलब स्कैन की हुई PDF अपलोड करते हैं तो आपको कम से कम 2 दस्तावेज देने होंगे। मतलब साफ इशारा है कि डिजिलॉकर इस्तेमाल करो और सिरदर्दी से बचो। बहुत स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, जनवरी 2025 का ये सर्कुलर सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसमें एक कमी नजर आ रही है। बताइए। मान लीजिए किसी के आधार में ही कोई छोटी मोटी टाइपिंग की गलती है, तो वो तो सीधे सबसे मुश्किल कैटेगरी सी में चला जाएगा। ये तो थोड़ा अन्याय जैसा लगता है। आपने एक बहुत बड़ी और व्यावहारिक समस्या की ओर इशारा किया है और EPFO ने भी इसे पहचाना। तो इसका कोई हल निकाला उन्होंने? हाँ, इसी को ठीक करने के लिए 13 अगस्त 2025 का सर्कुलर आया। इसने एक ऑन रैंप बनाया ताकि ऐसे मामलों को आसानी से सुलझाया जा सके। इसके 3 रास्ते बनाए गए। ओके, ये ऑन रैंप क्या है? ये आधार को UAN से जोड़ने का एक आसान रास्ता है। पहला रास्ता है नो JD पाथ। नो JD? हाँ, अगर UAN और आधार में नाम, लिंग और जन्म तिथि 100% मेल खाते हैं तो नियोक्ता बिना EPFO की मंजूरी के सीधे KYC फंक्शन के जरिए आधार को जोड़ सकता है। काम तुरंत हो जाता है। और अगर मैच नहीं होता तो आता है दूसरा रास्ता, मिसमैच JD पाथ। अगर कोई भी जानकारी मेल नहीं खाती तो नियोक्ता सदस्य की तरफ से ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन यानी JD फाइल करता है। और तीसरा रास्ता है रॉन्ग आधार JD पाथ। ये तब है जब गलती से कोई गलत आधार जुड़ गया हो तो नियोक्ता सही आधार के लिए JD फाइल करता है, जिसे एक वरिष्ठ अधिकारी APFC मंजूर करता है ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो। तो चलिए अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं। इन सब बदलावों का असल में मतलब क्या है? एक आम कर्मचारी, एक कंपनी और खुद EPFO के लिए क्या बदल गया है? सदस्यों के लिए तो ये आजादी है। अब उन्हें कम दौड़ भाग करनी पड़ती है, उनके हाथ में ज्यादा नियंत्रण है और काम तेजी से होता है। मतलब वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने वाले से सशक्त सेल्फ सर्विस उपयोगकर्ता बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा। और नियोक्ताओं के लिए? वो तो हमेशा बीच में फंसे रहते थे। अब वे सिर्फ बिचौलिए नहीं हैं। लगभग 50% मामलों में वे ही अंतिम फैसला लेने वाले हैं। अच्छा। आधार जोड़ने का अधिकार मिलने से उनका भी बहुत समय बचता है। वे अब प्रक्रिया में बाधा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और EPFO? मेरे ख्याल से सबसे गहरा असर तो उन्हीं पर पड़ा होगा। निश्चित रूप से। जैसा मैंने कहा, उनके कर्मचारी अब क्लर्क वाले काम से हटकर विशेषज्ञ वाले काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे उच्च जोखिम वाले मामलों का प्रबंधन, डेटा की सत्यता की जांच और धोखाधड़ी की निगरानी। ये एक लिपिकीय प्रोसेसर से एक फोरेंसिक ऑडिटर बनने जैसा है। ये तो एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। बिल्कुल। ये हाई ट्रस्ट मॉडल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे धोखाधड़ी का खतरा नहीं बढ़ जाता? मतलब कैटेगरी ए वाले सदस्य बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए 8 चीजें बदल सकते हैं, इसका कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता। पुराने सिस्टम में कुछ सेफ्टी नेट थे, जैसे 1 and done नियम। हाँ, कि जानकारी सिर्फ एक बार बदली जा सकती थी। और 5 पैरामीटर लिमिट भी थी कि जीवन काल में कुल 5 से ज्यादा पैरामीटर नहीं बदल सकते। क्या वो सब नियम अब खत्म हो गए? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोतों में इस पर 2 तरह का विश्लेषण मिलता है। अच्छा। पहला विश्लेषण सीधा है। जब जनवरी 2025 का सर्कुलर कहता है कि ये पुराने SOP को सुपरसीड करता है तो इसका मतलब है कि पुराने नियम तभी मान्य हैं जब उन्हें नए सर्कुलर में दोहराया जाए। और इनका जिक्र तो नहीं है? नहीं है। तो एक तर्क ये है कि वे समाप्त हो गई हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक लेकिन है। हाँ, लेकिन एक दूसरा और ज्यादा मजबूत विश्लेषण ये भी है कि ये नियम अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से लागू हैं।
और सच तो ये है कि यही वो सुरक्षा कवच है जिनकी वजह से ईपीएफओ कैटेगरी ए के सदस्यों को बिना दस्तावेज के बदलाव करने की हिम्मत दे पाया है। मतलब ये नियम एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल, ये एक बार सुधार का नियम ही है जो धोखाधड़ी और बार बार होने वाली छेड़छाड़ को रोकता है। असल में पुराने नियमों को एक नए ज्यादा स्मार्ट सिस्टम से बदल दिया गया है। कम जोखिम वालों के लिए आधार का क्रिप्टोग्राफिक सत्यापन और उच्च जोखिम वालों के लिए इंसानी जांच। ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, एक और मुश्किल मामला हमेशा से रहा है मृतक सदस्यों के प्रोफाइल में सुधार। उनके परिवार वालों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। क्या नए फ्रेमवर्क में इसके लिए कोई रास्ता है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये प्रक्रिया अब कैटेगरी सी के तहत आती है और इसे भौतिक रूप से यानी ऑफिस जाकर ही करना होता है। तो इसमें क्या राहत है? इसमें 2 बड़ी सहूलियतें दी गई हैं। पहली, परिवार का कोई भी योग्य सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है, और दूसरी, जो सबसे बड़ी राहत है, वो ये कि दावा करने वाले सदस्य के लिए अपने आधार डेटा का मृतक के डेटा से मिलान करवाना जरूरी नहीं है। अरे वाह, इससे तो एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या हल हो गई है। हाँ, इसी तरह बंद हो चुकी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी अब एक साफ रास्ता बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ ने अपनी दशकों पुरानी जटिल और लो ट्रस्ट व्यवस्था को बदलकर एक आधुनिक डिजिटल फर्स्ट और हाई ट्रस्ट मॉडल अपना लिया है। हाँ, ये सदस्यों को ताकत देने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और अपने कर्मचारियों के समय और हुनर का बेहतर उपयोग करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक अपडेट नहीं है, ये शासन के दर्शन में एक बुनियादी बदलाव है। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे एक सरकारी संगठन अपने उपयोगकर्ताओं को संभावित धोखेबाजों के रूप में देखने के बजाय उन्हें विश्वसनीय भागीदार मान सकता है, बशर्त यह है कि उनकी डिजिटल पहचान मजबूत हो। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, जब डिजिटल पहचान पर भरोसा करके प्रक्रियाओं को इतना सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है, तो सार्वजनिक सेवा के और कौन से क्षेत्र हैं जहां शासन के दर्शन में इसी तरह के बदलाव की जरूरत है, लेन देन पर निगरानी रखने से हटकर व्यक्ति के डिजिटल पहचान पर भरोसा करने की ओर। Today, let's talk about a huge, and I mean truly revolutionary change to how millions of people in India can fix their own data with the Employees Provident Fund. And believe me, this isn't just some tiny update. It's a complete teardown and rebuild of a system that's been a massive headache for decades. You've been there, right? We all have. You see that one letter is off in your name, or maybe one digit is wrong in your birthday. It should be a 5-minute fix, but instead it turns into this month-long nightmare of chasing paperwork and making endless follow-up calls. It is just universally frustrating. And you know that frustration? That was the daily reality for anyone dealing with the EPF. People called the old system a notorious bureaucratic maze, and for good reason. It was a process where you felt completely powerless, just stuck in limbo. It can mess up everything from getting a loan to your final withdrawal. But then, in 2025, all of that changed. A series of new directives came out that didn't just tweak the old rules. No, they threw them right out the window. They replaced them with something radically simpler and way, way faster. But to really get how big a deal this is, we've got to understand just how bad the old way was. So let's start with what we're calling the old bureaucratic maze. This was the official procedure, the SOP, from back in July 2024 that was causing all the grief. So the whole logic of the old system was obsessed with one question. Is your request minor or major? Get this. If you needed to correct your date of birth by, say, up to 3 years, that was considered minor. But if it was 3 years and just 1 day, bam, suddenly it's a major change. Now you need more documents, and it has to get approved by a much more senior officer. It created this bizarre cliff where a tiny difference in your request led to a huge bureaucratic nightmare. And every single one of these requests, didn't matter how small, had to go through this whole assembly line. You had at least 3 different officials who had to review it, then verify it, and then finally approve it. You can just picture the delays piling up at every single step. The process was totally blind to the most important thing, you. So, the 2025 reform completely flipped the script. It moved the focus away from what you were changing to who was doing the changing. It's new logic, and it's all based on identity and trust. And this little comparison just says it all. The old way of thinking was, a big change is always a big risk. Simple. But the new system says, no, wait a minute. The risk isn't in the change itself.
It's in how confident we are about the person's identity. Someone with a totally verified digital ID making a big change is actually very low risk. So, what's the secret sauce here? Well, the entire new framework is built on one single pillar, your Aadhaar. The EPFO basically decided to piggyback on the super robust identity verification that the UIDAI already does. So instead of re-verifying every single person from scratch, they just build their whole process on an existing foundation of digital trust. It's brilliant. So how does this actually work for you? Well, the new system puts every single EPF member into one of 3 trust categories. Let's figure out which one you fall into. All right, Category A. These are the highest trust members, the gold standard. The key date to remember is October 1st, 2017. That's when your universal account number, your UAN, started being generated using your Aadhaar right from the get-go. So if you're in this group, the system has super high confidence that you are who you say you are. Next up, Category B. This is for all the legacy members. Maybe you got your account way back before 2017, but since then you've gone online and you've validated your core details, your name, your date of birth, your gender, against your Aadhaar. You've basically given your old account a digital upgrade. And finally, there's Category C, which is pretty much the default bucket for everybody else. If your UAN isn't linked up and validated with your Aadhaar, or if you're in a situation where you have to file a physical offline request, like for a deceased family member, you land in this category. And this is the one that still needs the highest level of scrutiny. Okay, so what does all this mean for you in the real world? Let's walk through the new rules with a super common example. You need to correct your name. And this is where the magic happens. Just look at this. If you are in Category A, you approve the change yourself, instantly, with zero documents needed. For Category B, you put in a request and your employer just approves it online. It's only Category C that still has to go through the old school review by EPFO officials. This simple, tiered system is the absolute heart of this entire reform. Now, the people who designed this system were really smart. They knew a lot of people would be stuck in that slower Category C just because of simple data mismatches. So they created what they call the Aadhaar on-ramp to help get them verified and into a faster category. It intelligently sorts all the cases. If it's an exact match, boom, your employer fixes it instantly. If there's a mismatch, it triggers a simple online correction request. It's only the really high-risk stuff, like a completely wrong Aadhaar, that gets kicked up to a senior official. But, okay, what about the really difficult cases? The new framework also built in clear offline support for the members who really need it. And this is just so important. For deceased members, a legal heir can file a physical form, and this is crucial, they don't have to worry about their own Aadhaar matching, which prevents this horrible catch-22 situation. And what if your old company doesn't even exist anymore? No problem. You can get a physical form attested by a trusted authority, like your bank manager, and submit it directly. So when you put all of these changes together, you realize it's not just a new process. It fundamentally transforms the roles of every single person involved in the whole EPF world. I mean, this chart says it all, right? Members like you and me are now empowered with direct control. Employers, they're not just middlemen anymore. They've been elevated to become the primary verifiers. And all of this frees up the EPFO staff to stop being, clerical paper pushers and start being what they should have been all along, expert managers for the very few genuinely complex cases. And the impact is just staggering. With Category A and B members now handling their own stuff, about 95% of all correction requests are resolved without an EPFO official ever even looking at them. That is a massive gain in efficiency. And this really gets to a fundamental shift in philosophy. The whole system has moved from a place where you had to ask for permission to fix your own data to a place where, if your identity is trusted, your correction is just a simple attestation. It's a statement of fact. You're not asking anymore, you're informing. And what's really wild is how fast this all happened. The old, painful system was put in place in July of 2024. Just 6 months later, in January 2025,
It was completely gone, replaced by this new one. And then by August 2025, they'd already refined it even further with that smart on-ramp process. It was just a rapid and decisive transformation. So we'll just leave you with this thought. The EPF has built a system that, at its core, trusts the citizen by default, and it uses digital identity as the key to unlock that trust. It really makes you wonder, right? What other parts of our lives could be simplified and empowered if more government services were brave enough to adopt that same philosophy?